नमस्कार दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का प्रैक्टिस सेट नंबर आज 35 देखते हैं। 34 इससे पहले हमने अच्छे से समझ लिए हैं और देखो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। आप सभी के सामने जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे इसमें, तो तैयार हो जाओ। आप सभी का स्वागत है M2M क्लासेज में। अच्छे से करना क्वेश्चनों को और साथ ही साथ आंसर भी देते रहना। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है। माल्टा ये देश है माल्टा, और ये पूछा है किस क्षेत्र में पड़ता है ये माल्टा जो है। देखो बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर, काला सागर या उत्तरी सागर, बताइए किस जगह पर पड़ता है ये माल्टा जो देश है। काफ़ी छोटा देश है और ये पड़ता है भूमध्य सागर में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो माल्टा के बारे में बात करें, इसका जो क्षेत्रफल है मात्र 316 वर्ग किलोमीटर है। आप देख पा रहे होंगे कितना छोटा है, भारत के कई गाँवों के बराबर सा है या शहर से भी छोटा है ये, ठीक है। और 3 द्वीप मिल करके इसका निर्माण करते हैं। जैसे एक द्वीप है आपका माल्टा, एक है गोजो और एक है कोमिनो। इन तीनों द्वीपों से ये बना हुआ है माल्टा जो देश है, ठीक है। इसकी राजधानी है वेलिटा, ये भी पूछी जा सकती है। और ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है। 1964 से ये कॉमनवेल्थ का सदस्य भी बन चुका है, ठीक है। माल्टा किसका है, तो ये भूमध्य सागर में पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। इसमें एक साइड में बंदरगाह है और एक साइड में देश लिखे हुए हैं, यानी कौन सा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है ये लिखा हुआ है। देखो पोर्ट डायमंड बंदरगाह, ये पहला ही इसमें गलत है, क्योंकि पोर्ट डायमंड जो बंदरगाह है ये कनाडा में स्थित नहीं है, ये दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में। इसे आप सही कर लेना, तो पहला ही आंसर है इसका। एगारका ये रूस में पड़ता है। याकोहामा ये बंदरगाह जापान में पड़ता है। देखो याकोहामा इसके नाम से ही देख पा रहे होंगे, इस तरह के नाम जापान में ही पाए जाते हैं। रोटरडम ये नीदरलैंड का बंदरगाह है और यूरोप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है, याद रखना, ठीक है। देखो एगारका जो बंदरगाह है यहाँ से होता है लकड़ी का निर्यात। किसका, लकड़ी का निर्यात होता है, इसके लिए फेमस है ये एगारका जो रूस में पड़ता है। और ये आपके सामने रोटरडम है, ये यूरोप का सबसे बड़ा है और नीदरलैंड का है और यूरोप का सबसे बड़ा है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है। कथक नृत्य, देखो भारत में देखे होंगे आपने 8 क्लासिकल डांस हैं, यानी शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 हैं कुल। उसमें से एक है आपका भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में पड़ता है, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। कथक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। कथकली केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और है मोहिनी अट्टम। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मणिपुर का है, नाम में ही लिखा हुआ है। ओडिसी ये उड़िया का है, उसी हिसाब से देख सकते हो नाम में ये दोनों, ठीक है। और सत्रिया ये असम का है। देखो असम में एक बिहू नृत्य और है, वो काफ़ी फेमस है, लेकिन जो ये सत्रिया है वो क्लासिकल है, ठीक है। तो बताओ कथक नृत्य से इन चारों में से कौन सा संबंधित नहीं है। बिंदादीन, शंभू महाराज, लच्छू महाराज या ध्रुव तारा। देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है ध्रुव तारा। ये ध्रुव तारा जो है ये भारतीय शास्त्रीय संगीत से संबंधित है, ये कथक से संबंधित नहीं है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। बिंदादीन, शंभू महाराज और ये लच्छू महाराज जो ये तीनों हैं ये कथक से संबंधित हैं, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं है। पहला इसमें राजीव गांधी खेल रत्न, दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तीसरा ध्यानचंद पुरस्कार और चौथा है इसमें विश्वामित्र पुरस्कार। बताइए इन चारों में से कौन सा राष्ट्रीय खेल दिवस पर दिए जाने वाले पुरस्कारों में शामिल नहीं है। बताओ आपके हिसाब से कौन सा सही जवाब होगा, जो राष्ट्रीय दिवस पर जो पुरस्कार दिए जाते हैं उसमें शामिल नहीं है। कौन सा इसमें राष्ट्रीय दिवस पर नहीं दिया जाता है। देखो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये भी दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार भी दिया जाता है, ध्यानचंद भी दिया जाता है, लेकिन विश्वामित्र जो पुरस्कार है ये नहीं दिया जाता है राष्ट्रीय दिवस पर, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा इसका। देखो 29 अगस्त को दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है 29 अगस्त, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर कहलाते थे मेजर ध्यानचंद, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पर दिया जाता है ये। आगे देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है। बता एक सेकंड, देखो इससे पहले क्वेश्चन में ये और देख लो, ये जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार लिखा हुआ है इसको वर्तमान में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं कहा जाता है, इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाता है,
ठीक है, याद रखना इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। कोई बता सकता है इसमें इनामी राशि कितनी दी जाती है? 10 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 45 लाख, बताओ कितनी दी जाती है इसमें राजीव गांधी खेल रत्न में? आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है, कौन सी है संवैधानिक सरकार? बताओ संवैधानिक सरकार। पहला है इसमें जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाएगी। क्या संवैधानिक सरकार उसको कह सकते हैं जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती हो? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं उस पर, उसको तो ये तो गलत हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, तो देखो ये बिल्कुल ठीक है। इसमें दूसरा जो है ये संवैधानिक सरकार को वो करता है, परिभाषित करता है एक तरह से, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसको संवैधानिक सरकार कह सकते हैं। तो इस वजह से समझ लो इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें जो पहला ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, इसमें जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है उसे तानाशाही सरकार कहते हैं, यानी अलोकतांत्रिक सरकार कह सकते हो उसे। और लोकतांत्रिक सरकार या जो संवैधानिक सरकार किसको कह सकते हो? जैसे भारत की सरकार है। और जो तानाशाही है जैसे चीन की है, बर्मा की है, थाईलैंड की है, और तो और उत्तर कोरिया की है, तो उस हिसाब से समझ सकते हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का जो तरीका है, क्या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए जो तरीका है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के समान ही है क्या? तो देखो ये सही है इसमें पहला, यानी जो न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का है और उच्च न्यायालय का, उनको हटाने का जो तरीका है वो दोनों का एक जैसा ही है, तो इस वजह से ये पहला सही है इसमें। दूसरा देखो इसमें उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता। क्या ये दूसरा सही है? देखो ये दूसरा गलत है। क्यों गलत है? कि उच्च न्यायालय का नहीं होना चाहिए, इसमें उच्चतम न्यायालय का होता तो ये सही हो जाता। यानी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश यानी स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में उच्चतम न्यायालय में कर सकता है, उच्चतम न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, तो ये कर सकता है। देखो ये आर्टिकल है 220, उसमें दिया हुआ है कि उच्चतम न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय का निर्वर्धन का उल्लेख करता है, जो आर्टिकल 220 है, याद रखना। ठीक है, तो समझ सकते हो। आर्टिकल 124 में पढ़ोगे आप तो उसमें देखोगे कि उच्च न्यायालय का कोई भी स्थायी न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय के समक्ष अभिवाचन नहीं करेगा। समझ सकते हो, तो इस वजह से ये दूसरा गलत है इसमें। लेकिन उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होगा भारत के किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन का कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसमें अगर उच्चतम होता तो ये सही हो जाता, इस वजह से ये दूसरा गलत है। तो इसका सही कौन सा है? केवल एक सही है, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आखिर देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं? पहला इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझने की कोशिश करना कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। पहला इसमें यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है और सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में निहित होती है। तो देखो ये जो तीनों विशेषताएं ये राजनीतिक व्यवस्था के लिए देखा जाएगा तो ये किससे संबंधित है? ये भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ये तीनों ही विशिष्ट लक्षण हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही सही हैं इसमें, जैसे कि लोकतांत्रिक गणतंत्र, संसदात्मक रूप की सरकार और सर्वोच्च सत्ता जो है भारतीय जनता में निहित होना। ठीक है, देखो भारत ने स्वतंत्रता के बाद देखोगे तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, इतना तो सभी को पता ही होगा। और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसमें जो सर्वोच्च शक्ति जो होती है वो सत्ता की सर्वोच्च शक्ति किस में निहित होती है? जनता में। ठीक है, तो आप समझ सकते हो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अब ये देखो दो कथन दिए हुए हैं, यानी दो वक्तव्य दिए हुए हैं, एक कथन है और एक कारण है, उसमें से देखना है कौन सा सही होगा। पहला है इसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक आवश्यक तत्व है। दूसरा है कारण इसमें राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो बताओ इनमें से कौन सा सही होगा। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल एक आवश्यक तत्व होते हैं? तो देखो बिल्कुल सही है पहला भी। दूसरा है राजनीतिक दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो ये भी ठीक है। लोकतांत्रिक दल राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं, इसी तरह से कह सकते हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल जो होते हैं आवश्यक तत्व होते हैं। तो स्पष्टीकरण भी हो रहा है इसका, और ए और आर दोनों सही हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हैं दोनों, और स्पष्टीकरण भी हो रहा है। और देखो ये जो होते हैं दल, यह देश व लोगों के हित में विधि निर्माण करते हैं तथा जनहित के लिए कार्यक्रम को संचालित भी करते हैं। और देखो लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है। ये जो परिभाषा दी, यानी ये जो कथन था, किसका कथन था लोकतंत्र के बारे में, कि लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है, ये किसने कहा था बताओ। तो देखो अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये जो कथन कहा था कि जनता, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है, याद रखना। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन यानी इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? बताइए कौन सा क्षेत्र है जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र या चंबल घाटी? मृदा अपरदन से देखो उत्कात भूमि या बीहड़ भूमि के लिए जानी जाती है चंबल नदी, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है मृदा अपरदन के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी अधिक प्रभावित क्षेत्र है ये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी जो है। ठीक है, देखो भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल और यमुना नदियों का जो उत्कात यानी गड्ढा से बन जाते हैं, उत्कात भूमि उसी को कहते हैं, वो क्षेत्र है। और देखो चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, इतना याद रख लेना। और ये जानापा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है चंबल नदी? एक जानापा पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, याद रखना। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कि नदी कहाँ से निकलती है। जैसे यमुना निकलती है बंदरपूछ श्रेणी पर यमुनोत्री ग्लेशियर से, उसी प्रकार ये चंबल नदी निकलती है आपकी जानापा पहाड़ी से, मध्य प्रदेश से निकलती है। इंदौर के पास ही है मध्य प्रदेश में, मालवा पठार जो है उस क्षेत्र में निकलती है। ठीक है, देखो दामोदर भी पूछी जाती है, दामोदर के बारे में बताऊँ। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से झारखंड के जो पलामू जिला है वहाँ से निकलती है। ब्रह्मपुत्र की भी, ब्रह्मपुत्र गंगा और याद कर लो। देखो ब्रह्मपुत्र निकलती है मानसरोवर झील के पास से निकलती है, मानसरोवर झील के पास से ही तिब्बत में पड़ती है ये, और कैलाश श्रेणी के आसपास है। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, एक चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, याद रखना। और देखो गंगोत्री, वो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा भी पूछी जाती है। गंगा जो नदी निकलती है आपकी, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक गोमुख ग्लेशियर है, उसी के निकट है गोमुख है, वहाँ उसी के निकट है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है। ठीक है, और गंगा नदी देवप्रयाग में यानी हरिद्वार में अलकनंदा से मिलती है। कौन सी नदी बताओ? भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में, अलकनंदा से भागीरथी, वहीं पर संगम होता है। ठीक है, और 12 साल बाद कुंभ मेला भी लगता है हरिद्वार में। ठीक है, और सिंधु की बता सकता है कोई? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु भी काफ़ी पूछी जाती है। देखो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट ही निकलती है, खम्मान हिमनद से निकलती है। देखो सिंधु की सहायक नदियाँ भी पूछी जाती हैं, जिन्हें पंचनद नदियाँ भी कहा जाता है। जैसे सिंधु की उत्तर से दक्षिण के क्रम में नदियाँ हैं। सिंधु तो सबसे ऊपर है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इसमें से एक नदी है जो ओनली भारत में प्रवाहित होती है। सिंधु नदी की सहायक 5 नदियों में ओनली भारत में प्रवाहित होती है, और वो अपनी जो धारा है उसमें सतलज में मिला करके आगे फिर सिंधु में मिलती है। कौन सी है? ब्यास है या रावी है? बताइए। याद रखना, ब्यास नदी जो है ओनली भारत में प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में नहीं जाती है। ठीक है, तो देख लो इसका सही जवाब है मृदा अपरदन जो इरोजन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है वो चंबल घाटी का क्षेत्र है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी कथन और कारण है। कथन देख लो पहले इसमें कि कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक महत्वपूर्ण यानी एक प्रमुख घटक है। कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन
रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से दूसरे राज्यों में यानी राज्यों के मध्य जो परिवहन होता है कोयले का, ये रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। दूसरा है इसमें, भारत में कोयला आधारित संयंत्र मुख्य रूप से विदेशों के आयात पर निर्भर है। कोयला आधारित जो संयंत्र हैं मुख्य रूप से विदेशों के आयात पर निर्भर हैं क्या? देखो इसमें पहला, कोयले का अंतर्राज्यीय परिवहन जो होता है रेलवे द्वारा संपन्न किए जाने वाले परिवहन का एक प्रमुख घटक है। तो देखो इसमें पहला सही है, ठीक है, ये पहला सही है। इसमें कोयले के अंतर्राज्यीय परिवहन में रेलवे का प्रमुख भूमिका होती है इसमें, और रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई सस्ता एवं सुरक्षित होता है जो इसका परिवहन होता है। और भारत में पश्चिमोत्तर राज्य में देखोगे तो आप कोयला खनिज संसाधन का अभाव है उसमें, और यहाँ पर जो कोयला है बंगाल झारखंड की खदानों से मंगाया जाता है, इसी वजह से समझ सकते हो ये पहला तो सही है इसमें। और भारत में कोयला आधारित संयंत्र मुख्य रूप से विदेशों के आयात पर निर्भर हैं। तो देखो ये गलत है। ये गलत क्यों है इसके बारे में बताऊं कि भारत में देखोगे आप तो कोयले के प्रचुर भंडार हैं, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, जैसे झारखंड है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन क्षेत्रों में काफ़ी कोयले का उत्पादन होता है। और भारत में कोयला जो है आधारित जो संयंत्र हैं भारतीय कोयले पर ही आधारित है। विदेशों से जो कोयला मंगाया जाता है वो केवल कोककारी कोयला मंगाया जाता है। कौन सा? कोककारी, याद रखना, ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसमें पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसमें, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। क्या केरल में कोई ऐसी नदी नहीं है जो पूर्व की ओर प्रवाहित होती हो? और दूसरा इसमें देखो, इस तरह के अगर ऑप्शन मिल जाएं तो समझ सकते हो आप उसकी संभावना 99% गलत होने की होती है। ये नेगेटिव वर्ड जिसमें यूज लग जाए कि पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं, ठीक है, ये समझ रहे हो कि ये कह रहा है कि कोई भी नहीं है। देखो दूसरा इसमें, मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। देखो नर्मदा और ताप्ती दोनों तो मध्य प्रदेश से निकलती हैं और पश्चिम की ओर ही प्रवाहित होती हैं। खम्मत की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, एस्चुरी का निर्माण करती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं और भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। तो देखो ये दूसरा तो वैसे ही गलत हो गया। पहला देख लो, केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली कोई नदी नहीं है, तो देखो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पंबा, भवानी और जो कबानी नदियां हैं वो केरल में पूर्व की ओर ही प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी? पंबा, भवानी और कबानी, ये तीनों नदियां एक जैसी हैं। 10-15 बार रिवाइज करो, अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। पंबा, भवानी और कबानी, भवानी कबानी, इतना देख लो, ये तो आसान है। भवानी कबानी कहाँ से प्रवाहित होती है? केरल से और पूर्व की ओर, और पंबा भी होती है, ठीक है। तो ये पहला भी गलत है इसमें। तो देखो इसमें ये दोनों ही गलत हो जाते हैं, एक और दो दोनों। क्या पूछा है इसमें? कौन सा सही है? तो कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी कोई भी सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। दूसरा है इसमें, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। बताओ इनमें से कौन सा सही होगा दोनों में से? विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जो पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं क्या? और दूसरा इसमें, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। बताओ। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। पहला देखो, विश्व में उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं। तो देखो ये काफ़ी अच्छा है लेकिन ये गलत है इसमें। ये गलत क्यों है इसके बारे में बताऊं कि देखोगे आप कि विश्व में जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल हैं तो ये जो पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिम में भूमध्य रेखा से तकरीबन 15 से 30 डिग्री या फिर दक्षिण में व्यापारिक पवन पट्टी में पाए जाते हैं, ठीक है, इतना है। और देखो सहारा मरुस्थल जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का भी, ठीक है। सहारा मरुस्थल को आप उसको छोड़ करके देखोगे तो अन्य भागों में जो प्राकृतिक जो प्रदेश हैं महादेशों के, उसके पश्चिमी भागों में ही पाए जाते हैं। देखो सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका के तकरीबन उत्तर, पश्चिम और पूर्व यानी पूर्व संपूर्ण क्षेत्र से में फैला हुआ है और उसका क्षेत्रफल भी काफ़ी है, तकरीबन 84 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। इंडिया से तकरीबन 2.5-3 गुना बड़ा है। इतना बड़ा तो वही है मरुस्थल, समझ लो कितना विशाल है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये पहला तो इस वजह से गलत है। दूसरा है, भारत में पूर्वी हिमालय क्षेत्र उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। क्या भारत में जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है
उत्तर पूर्वी पवनों से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो देखो ये पूर्वी पवनों से तो कम वर्षा प्राप्त करता है, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र है पूर्वी पवनों से कम वर्षा प्राप्त करता है, इसमें दिया हुआ है ज़्यादा, तो इस वजह से ये गलत है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है उससे अधिक वर्षा प्राप्त करता है, और उसी से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है उसी से अधिक वर्षा होती है भारत में। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो समझ सकते हो। इसमें सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही पूछा है, तो कोई भी सही नहीं है, ऑप्शन डी है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित दर्शन से कौन सा दर्शन सही नहीं है? पहला, इसमें वैशेषिक दर्शन का संबंध योग सूत्र से पाया जाता है। वैशेषिक भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इसके जो प्रवर्तक हुए कणाद या उलूक थे। ठीक है, तो ये तो गलत दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है वैशेषिक दर्शन का जो संबंध है योग सूत्र से है, जबकि इसका संबंध किससे है? परमाणु सिद्धांत से संबंधित है, ना कि योग सूत्र से। ठीक है, तो पहला इसमें गलत है। योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हुए, तो देखो सही है। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक ये कपिल मुनि, और पूर्व मीमांसा ये इसके प्रवर्तक हुए हैं जैमिनी, तो ये तीनों सही हैं। लेकिन ऑप्शन ए में जो वैशेषिक दर्शन है इसका संबंध है परमाणु सिद्धांत से, इस वजह से ये गलत है। ठीक है, इसको पहले को सही कर लेना। और देखो एक मीमांसा और है, मीमांसा के प्रवर्तक जैसे इसमें पूर्व मीमांसा बताया मैंने जैमिनी। ठीक है, डी में जो बताया है पूर्व मीमांसा, ये जैमिनी याद कर लेना। लेकिन मीमांसा के प्रवर्तक कौन हुए हैं? बादरायण। ठीक है, मीमांसा के बादरायण, जबकि पूर्व मीमांसा के जैमिनी, याद रखना। और ठीक है, इसमें मीमांसा के जो प्रवर्तक हैं बादरायण हुए, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र की रचना की थी। ठीक है, ब्रह्मसूत्र की रचना। आगे देख लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? देखो बौद्ध धर्म में संगतियाँ हुई, 4 बौद्ध संगतियाँ काफ़ी फेमस हैं। उसमें से चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। उसमें अध्यक्षता की थी वसुमित्र और अश्वघोष ने। ठीक है, कनिष्क के टाइम में हुई थी वो। किसके टाइम में? कनिष्क के टाइम में हुई थी। और इसी जो चौथी बौद्ध संगति है, इसी में जो बौद्ध धर्म है वो 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ था, हीनयान और महायान में। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में हुआ था। पहली जो बौद्ध संगति हुई वो राजगृह में हुई, 483 BC में हुई थी, 483 में पहली। ठीक है, और शासक कौन था? अजातशत्रु था उस टाइम। अजातशत्रु था, हर्यक वंश का शासक था। उसमें अध्यक्षता की गई थी महाकश्यप के द्वारा। 2 पिटक जोड़े गए थे पहली बौद्ध संगति में, सुत्त पिटक और विनय पिटक। देखो सुत्त पिटक जो है उसमें बुद्ध की शिक्षाएं दी हुई हैं और इसकी रचना की गई थी आनंद के द्वारा। और जो विनय पिटक है उसमें बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, उसमें उसकी रचना की गई थी उपाली के द्वारा। फिर पहली संगति के 100 वर्ष बाद, यानी 483 के 100 वर्ष बाद 383 BC में दूसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और कालाशोक के टाइम में हुई थी। शिशुनाग वंश का शासक था कालाशोक, और ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता सावकवीर और सर्वकामिनी ने की थी। और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं इसमें 2 भागों में विभाजित हुए थे, एक कहलाए थे स्थावीर और एक महासंदिग्ध कहलाए थे इसमें। फिर इसके बाद तीसरी बौद्ध संगति हुई थी, वो हुई थी 251 BC में। ठीक है, और उसमें शासक था अशोक के टाइम में हुई थी, पाटलिपुत्र में जो मगध की राजधानी थी उसमें हुई थी। मोगलीपुत्र तुस्य के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और इसमें तीसरा जो पिटक है अभिधम्म पिटक वो जोड़ा गया था। चौथी फिर आपकी ये बताई दिया मैंने, कनिष्क के टाइम में हुई, कुंडनवर कश्मीर में हुई थी। अश्वमित्र और अश्वघोष और वसुमित्र ने इसमें अध्यक्षता की थी। 2 समुदायों में विभाजित हुआ बौद्ध धर्म, हीनयान और महायान। देखो हीनयान जो है ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। हीन यानी कह सकते हो नेगेटिव वर्ड है हीन, तो ये विश्वास नहीं करते हैं मूर्ति पूजा में। जबकि जो महायान होते हैं वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। हीनयान जो है गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते हैं, लेकिन जो महायान संप्रदाय के हैं वो गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं। देखो महायान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, जबकि हीनयान महापुरुष मानते हैं। और हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को कट्टरता से उसी रूप में मानते हैं जिस रूप में विद्यमान है। जबकि जो महायान है वो शिक्षा में अपनी सुविधानुसार बदलाव करके मानते हैं। ठीक है, याद रख लेना। जो महायान समुदाय के लोग हैं वो अपनी सुविधानुसार बदलाव कर लेते हैं, महायान जो हैं इन शिक्षाओं में। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म। और देखो जो हीनयान के साहित्य हैं
वो पाली भाषा में है, लेकिन महायान के साहित्य किसमें है? संस्कृत में। ये भी समझ सकते हो। और देखो बौद्ध धर्म में 3-4 वर्ड और बता रहा हूँ मैं आपको कि बौद्ध धर्म में जैसे एक वर्ड है चैत्य, एक है आपका विहार, एक है मठ और एक है स्तूप। देखो चैत्य किसे कहते हैं? चैत्य, चैत्य कहते हैं बौद्ध धर्म में पूजा स्थलों को, और जहाँ पर पूजा होती थी बौद्ध धर्म में उस स्थान को चैत्य कहते थे। विहार कहते थे, विहार बौद्ध धर्म में निवास स्थानों को जहाँ पर निवास किया जाता था। मठ बौद्ध धर्म में मठ कहा जाता था, जो बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे उनके द्वारा जो शिक्षाएं दी जाती हैं, और वर्षा ऋतु में जहाँ विश्राम किया जाता था, ठीक है, उस जगह को कहते थे मठ। और स्तूप बौद्ध भिक्षुओं के जो शरीर के अवशेष थे, यानी जो अवशेष थे उन पर बनी जो इमारतें होती थी उन्हें स्तूप कहते हैं हम, ठीक है। तो ये काफ़ी कुछ है बौद्ध धर्म के बारे में और समझ गए होंगे अच्छे से। आगे देख लो, क्वेश्चन नंबर है 15। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? जो प्राचीन नगर तक्षशिला है निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सिंधु तथा झेलम, झेलम तथा चिनाब, चिनाब तथा रावी, रावी तथा ब्यास। देखो मैं थोड़ी स्पीड से इस वजह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि टाइम ज़्यादा ना लगे, आपका प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो। और अगर आपको ये लगे कि मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ तो ऑप्शन होता है, आप उसकी वीडियो को आप उसकी स्पीड को स्लो भी करके देख सकते हो वीडियो में। अगर लगे कि टाइम ज़्यादा लग रहा है तो तेज़ भी करके देख सकते हो, लेकिन मैं अपनी तरफ से ये कोशिश करता हूँ कि कम से कम टाइम में आपके सामने प्रैक्टिस सेट हो। अगर आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, और PDF चाहिए इसकी तो टेलीग्राम चैनल है M2M क्लासेस नाम से, उसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो देखो इसमें प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये जो तक्षशिला है ये सिंधु तथा झेलम नदी के मध्य में स्थित है, और ये जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है विश्व की सबसे प्राचीन है, और ये वर्तमान में देखोगे तो इलाहाबाद से तकरीबन 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ती है। ये इलाहाबाद से 20 किलोमीटर पाकिस्तान में तक्षशिला वर्तमान में इस्लामाबाद से, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, उससे 20 किलोमीटर पड़ती है उत्तर पश्चिम में। और ये प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है विश्व की। और इसकी जो स्थापना की गई थी तक्षशिला की तकरीबन 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी, ठीक है। और जिस पहाड़ी पर तक्षशिला के पहले कस्बे की स्थापना की गई थी वह सिंधु नदी में तामरा नाला के समीप स्थित है, ये भी बता दूं आपको। और देखो एक राजा हुए आम्बी राजा, जिसने अलेक्जेंडर के साथ संधि कर ली थी कि राजधानी भी तक्षशिला थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु और झेलम। तो ऑप्शन ए इसका सही है। पहला इसमें क्वेश्चन नंबर 16 का एक नहीं कथन और कारण है इसमें। 16 देखो, मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सबसे बड़ा नगर था जो वर्तमान में अवशेष रूप में पाकिस्तान के लरकाना जिले में अवस्थित है। कारण है इसमें यह खुदाई से मिला है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो कौन सा सही है इसमें? देखो 1922 में खोजा गया था ये मोहनजोदड़ो 2, सिंधु नदी के किनारे खोजा गया। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। 1921 में सबसे पहले खोजा गया रावी नदी के किनारे हड़प्पा, उसकी दयाराम साहनी ने खोज की थी। तो देखो मोहनजोदड़ो ये हड़प्पा काल में, हड़प्पा कालीन यानी हड़प्पा सभ्यता में खोजा गया सबसे बड़ा शहर है। और वर्तमान में देखोगे तो इसके पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में स्थित है और मात्र इसके अवशेष हैं, अवशेष ही हैं वर्तमान में। तो इस वजह से पहला सही है। यह खुदाई से मिला है और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है? मृतकों का टीला अर्थ होता है इसका। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं बिल्कुल। और देखो यहाँ से देखोगे आप तो यहाँ पर ही विशाल एक स्नानागार भी मिला है मोहनजोदड़ो में। इसके अलावा एक विशाल अन्नागार भी मिला है, विशाल भवन भी मिला है। और देखो महत्वपूर्ण है, नर्तकी की एक प्रतिमा मिली है जो कांस्य से निर्मित है। ये पूछी जाती है कि जो नर्तकी की प्रतिमा मिली है मोहनजोदड़ो से वो किस धातु से बनी हुई है? तो कांस्य से बनी हुई है, कांस्य से। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं इसमें, और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा इसका। निम्न में से कौन सा कथन विजयनगर साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में सही है? विजयनगर, इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। इसके बारे में पूछा है कि प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में। देखो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई और या ग्राम थी। कोट्टम या वलनाडु को जिले के रूप में जाना जाता था। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है?
देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बात करें तो विजयनगर साम्राज्य पर प्रशासन करने के लिए उसे अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिसमें हम शामिल करते थे ओरिया ग्राम प्रशासन को। और ये सबसे छोटी इकाई होती थी इसकी, ओरिया ग्राम जो होती थी इसमें सबसे छोटी इकाई होती थी। स्थल एवं सीमा कुछ गांवों के समूह होते थे, स्थल और जो सीमा होते थे कुछ गांवों के समूह होते थे। जबकि एक वर्ड होता था मूल ग्राम या 50 ग्राम कह सकते हो, ये नाडुओं के अंतर्गत आते थे। नाडु क्या होता था? नाडु देखो, नाडु जो होता था परगना या तहसील कहते थे उसको, और नाडु जो है कोट्टम या बलनाडु के अंतर्गत आते थे। कोट्टम या कोट्टन या बलनाडु जिला कहलाता था। मंडल भी एक महत्वपूर्ण वर्ड है, या उसको कह सकते थे उस टाइम में हम कमिश्नरी, ये प्रांतों के अंतर्गत आते थे। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। इसमें प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसमें ओरिया ग्राम थी विजयनगर साम्राज्य के टाइम में प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में, और कोट्टम या बलनाडु जिले के रूप में जाना जाता था इन्हें। तो समझ सकते हो ये दोनों ही कथन सही हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, देखो एसडीजी काफ़ी पूछे जाते हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य महत्वपूर्ण है। इन 16 लक्ष्य हैं, इन सभी को अच्छे से रटना, ठीक है। एसडीजी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। 16 बोल गया हूँ, 16 नहीं है 17 हैं, कुल कितने हैं? 17 कर लेना, ठीक है। देखो इसमें 17 लक्ष्यों को आपको बता देता हूँ 1 मिनट में। देखो समझो, जो सबसे पहला लक्ष्य है एसडीजी यानी सतत विकास जो लक्ष्य है, पहले लक्ष्य में शून्य गरीबी का प्रावधान है, शून्य गरीबी है पहले में। दूसरे में शून्य भुखमरी के बारे में। तीसरे में उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंधित है तीसरा जो लक्ष्य है। और चौथा लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से। पांचवा है लैंगिक समानता के बारे में कहता है। और देखो छठा लक्ष्य है स्वच्छ जल और स्वच्छता। सातवां लक्ष्य बता दूं आपको, वो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में है। आठवां लक्ष्य है अच्छा काम और आर्थिक विकास से संबंधित। नौवां लक्ष्य है उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचे से। 10वां है असमानता में कमी से। 11वां है टिकाऊ शहर और समुदाय से संबंधित है। 11वां 12वां हो गया आपका जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। और 13वां लक्ष्य है आपका जलवायु परिवर्तन से। पानी में जीवन है 14वां, और भूमि पर जीवन है 15वां। देखो शांति न्याय और मजबूत संस्थाओं से संबंधित है 16वां। और लक्ष्यों के लिए साझेदारी सामूहिक साझेदारी से संबंधित है 17वां लक्ष्य। देखो इन्हें भी 8-10 बार रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। देखो एसडीजी 8 मैंने अभी बताया किससे संबंधित है। देखो जो एसडीजी 8 है वो अच्छा काम और आर्थिक विकास से संबंधित है। तो देखो काम और आर्थिक विकास किस में दिया हुआ है, यानी स्थायी समावेशी और सतत विकास आर्थिक विकास इससे संबंधित है। ए का हो जाएगा इसमें 4, ठीक है। ए का कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसमें, तो इसका मिलान कर दो। स्थायी समावेशी और सतत आर्थिक विकास से संबंधित है सतत विकास लक्ष्य 8। सतत विकास लक्ष्य 13 देखते हैं। 13 बताया मैंने अभी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, तो 13 को जलवायु परिवर्तन कर दो, ठीक है। ए का 4 हो गया, बी का कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। सी का देख लो 14 जल में जीवन बताया मैंने, ठीक है। 14 कौन सा बताया मैंने? जल में जीवन बताया। तो इसको देख लो जल संसाधनों का संरक्षण, इसका सी का हो जाएगा 2। और डी का संपोषणीय उत्पादन एवं खपत, ये 12 में देखो संपोषणीय उत्पादन एवं खपत 12वां जो बताया था जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन से संबंधित है। किसी तरह से भी आ सकता है, लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करके कर सकते हो। यानी जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन तो समझ सकते हो, संपोषणीय उत्पादन एवं खपत इसका 1 हो जाएगा। इसका जवाब होना है 4 3 2 1 सही जवाब है 4 3 2 1 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो अंशी राष्ट्रीय उद्यान क्या कर्नाटक में है? अंशी, देखो अंशी राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, तो ये इस वजह से बिल्कुल सही है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है, और यह उद्यान जो है पक्षियों की लगभग 197 दुर्लभ प्रजातियों को समेटे हुए है। यानी अंशी राष्ट्रीय उद्यान में तकरीबन 197 पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, तो ये पहला तो सही है। दूसरा है इसमें बालफकरम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है। देखो बालफकरम जो राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय की जो जैसे गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं मेघालय में पड़ती हैं, उसमें से गारी या गारो पहाड़ियाँ हैं उसमें पड़ता है ये। और ये वन्य जीव और वन्य वनस्पतियों के लिए काफ़ी फेमस है, काफ़ी पाई जाती हैं वहाँ पर, और काफ़ी वर्षा होती है मेघालय में।
चेरापूंजी मासिनराम मेघालय में पड़ते हैं, दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान भी हैं। ठीक है, और देखो इसमें ये जो बालकपरम राष्ट्रीय उद्यान है ना मेघालय का, इसमें छोटा पांडा और लाल पांडा ये भी पाए जाते हैं। ये दुनिया में काफ़ी दुर्लभ जानवर हैं। छोटा पांडा और लाल पांडा ये बालकपरम जो राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय का उसमें पाए जाते हैं, तो ये दोनों ही सही हैं। तीसरा देखो, चंदौली राष्ट्रीय उद्यान क्या गुजरात में पड़ता है? देखो चंदौली तो काफ़ी सुना सुना सा लग रहा होगा, ये कहाँ पड़ता है? क्या उसमें पड़ता है गुजरात में? देखो चंदौली ये गुजरात में नहीं पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और चंदौली एक वर्ड चंदौली उत्तर प्रदेश से भी संबंधित है, उसको और बताओ कमेंट बॉक्स में। तो देखो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, इसका जवाब हो जाएगा ये। और देखो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा है और ये उसमें पड़ता है लद्दाख में। पहले तो ये जम्मू कश्मीर में आता था, लेकिन वर्तमान में अब लद्दाख अलग बना दिया है, यूटी, तो उसमें पड़ता है ये लद्दाख में और भारत का सबसे बड़ा है। 1981 में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, देखो चंदौली के बारे में बात करें, उत्तर प्रदेश से किस प्रकार संबंधित है? एक तो उत्तर प्रदेश का जिला है चंदौली, और धान का कटोरा कहा जाता है चंदौली। और चंदौली एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण ये है कि चंद्रप्रभा जो वन्यजीव अभ्यारण्य 2023 के एग्जाम में पूछा जा चुका है पीसीएस के में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में ही स्थित है, याद रखना। ठीक है, देखो 10-11 वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में, उन सभी को पढ़ लेना अच्छे से। जैसे एक कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में, वाराणसी में पड़ता है, काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, देखो एक बहराइच में पड़ता है कतनिया घाट, वो भी पूछा जाता है। ठीक है, किसी के कान कतल लोगे तो आप बहरे हो जाएगो, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो। ठीक है, देखो महावीर स्वामी भी है, ललितपुर में पड़ता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा इटावा में पड़ता है। कैमूर मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पड़ता है वन्यजीव अभ्यारण्य। और जो हस्तनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, वो बिजनौर, मेरठ, हापुड़ वगैरह जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में पड़ता है। और क्या बताऊं, और आपका एक रानीपुर और है, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वो पड़ता है बांदा और चित्रकूट में। ठीक है, तो 1-2 और बच रहा है, उसको और देख लेना। सुहागी बरबा भी है उत्तर प्रदेश में, वो महाराजगंज में पड़ता है। ठीक है, अब पढ़ लेना इन्हें अच्छे से। आगे देखो 20वां क्वेश्चन नंबर 20 है, जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? बताइए। जीव मंडल बायोस्फीयर के संगठन के विभिन्न स्तरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है? देखो जीव मंडल दिया हुआ है यानी बायोस्फीयर, इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि जीव मंडल या बायोस्फीयर किसे कहते हैं। देखो पृथ्वी के संपूर्ण जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है जीव मंडल कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी के संपूर्ण जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जीव मंडल बनाते हैं, इतना याद रख लेना। तो आप इसमें देख लो, पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल, समुदाय जनसंख्या या जनसंख्या जीव पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल, या जीव समुदाय जनसंख्या जीव मंडल, या जीव जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल। तो बताओ आपका परिभाषा दोबारा बता दूं कि पृथ्वी के संपूर्ण जीवित जीव तथा वह पर्यावरण जिसमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है जीव मंडल कहलाती है। तो बताओ, देखो इसमें जीव भी आएंगे, जीवित जीव आएंगे। ठीक है, इसके अलावा पर्यावरण भी आएगा, और आपका पर्यावरण के साथ साथ इसमें इन जीवों की जो पारस्परिक क्रिया होती है वो भी आएगी। तो देखो इसमें जो ऑप्शन डी दिया हुआ है, जीव जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र और जीव मंडल, ये इसमें सही जवाब होगा। ठीक है, तो जीव जनसंख्या पारिस्थितिकी तंत्र जीव मंडल, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अब इसमें देखो मिलान करना है आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में ऊर्जा का स्थानांतरण है और एक साइड में युक्ति यानी प्रक्रम है। देखो ऊष्मा से विद्युत किसके द्वारा, ऊष्मा से विद्युत का जो उत्पादन होता है यानी ऊष्मा से विद्युत जो बनती है वो किसके माध्यम से बनती है? बताओ। देखो सौर सेल ऊष्मा से विद्युत बनती है, तो ये सही हो जाएगा। सौर सेल ऊष्मीय यानी सौर ऊर्जा की जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं सौर ऊर्जा को, किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो सौर सेल इसका ए का हो जाएगा आपका 4।
विद्युत से ध्वनि यानी विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? बताओ। देखो लाउड स्पीकर जो होता है यानी ध्वनि किस में निकलती है, तो लाउड स्पीकर में ही निकलती है एंड में। तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है लाउड स्पीकर। द्रव्यमान से ऊष्मा, द्रव्यमान से ऊष्मा, देखो नाभिकीय रिएक्टर द्रव्यमान यानी नाभिकीय ईंधन को ऊष्मा में परिवर्तित करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर, इसका 2 हो जाएगा। रासायनिक से ऊष्मा एवं प्रकाश, बताओ। देखो ईंधन का दहन होने पर आप देखोगे तो रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है, रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा एवं प्रकाश, तो इसका क्या होगा, इसका 5 हो जाएगा ईंधन दहन करने पर। 4 3 2 1 इसका सही जवाब है। 4 3 2 1, 4 3 2 5 होगा, 1 नहीं, 4 3 2 5। क्वेश्चन नंबर 22, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त की जाती है? देखो कुनैन का प्रयोग किया जाता है, कुनैन का प्रयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में। इसके अलावा कुनैन के अलावा और किसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार में? आर्टीथर, गिलेस, ल्यूटिविट, सिनेरेरिया, बताइए। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है आर्टीथर, इसका प्रयोग किया जाता है मलेरिया के इलाज में, ठीक है, तो ये सही जवाब है। और कुनैन का भी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत का पहला ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह है? भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा है? IRS-1A, INSAT-1A, GSAT-1A, PSLV-D3, बताओ। तो देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत का पहला ऑपरेशन रिमोट सेंसिंग उपग्रह जो है ये IRS-1A है, यानी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कौन सा है? IRS-1A, और इसको छोड़ा गया था 1988 में बैकनूर कॉस्मोड्रोम में, सोवियत संघ में, उस लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया था रूस से इसको, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत का रिमोट सेंसिंग इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है IRS-1A, इसको छोड़ा गया था 1988 में, भारत का पहला है ये। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 वर्ष में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था? भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम, याद रखना भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम 8000, ओनली परम नहीं, परम 8000 पूरा नाम है इसका, परम 8000, ठीक है। 1990, 1991, 1989 या 1992 में? देखो इसको 1991 में छोड़ा गया था। विजय वी भटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत को राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। किसको? पी भटकर को, याद रख लेना। जहां उन्होंने देखोगे आप तो परम सुपर कंप्यूटर के विकास का नेतृत्व भी किया था। परम सुपर कंप्यूटरों की एक श्रृंखला है जिसे हम देखते हैं सेंटर फॉर डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDEC जो है उसके द्वारा डिजाइन और असेंबल किया जाता है। CDEC की फुल फॉर्म अच्छे से रखना, ये भी पूछी जाती है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग, ये पुणे में स्थित है। इसके द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाता है, डिजाइन और असेंबल सब तरह से, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में, इन टीकों के विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। देखो पहला सही है इसमें, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जो वैक्सीन है इनके विकास में जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है, पहला सही है। बैक्टीरिया और वायरस का उपयोग वेक्टर के रूप में किया जाता है, तो ये भी सही है, समझ सकते हो ये दोनों ही सही हैं इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किराया राज्य सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ डायल 112 परियोजना के समझौता किया है, बताइए। निम्न में से किस राज्य सरकार ने, किराया नहीं है किस राज्य होगा, टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। निम्न में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ डायल 112 परियोजना के
का समझौता किया है? बताओ। तो देखो इसका सही जवाब जो होगा ये उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, याद रख लेना इसको अच्छे से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी भेल कह सकते हो इसे, BEL बेल के साथ यूपी डायल 112 परियोजना के लिए समझौता किया है। और इस परियोजना के तहत देखोगे आप तो BEL ने उत्तर प्रदेश सरकार को तकरीबन 678 करोड़ रुपए का फंड दिया है। और इस परियोजना में जो राज्य भर में देखोगे तो उच्च तकनीक, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और साइबर सुरक्षा प्रदान करना भी शामिल है। और इस परियोजना में डायल जो 112 है कार्यक्रम को तीव्रता मिलेगी। ठीक है, आगे देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में जिनेवा विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है। देखो, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के अनुसार देखोगे तो नई दिल्ली और मुंबई को इसमें स्थान मिला है 141वां, और इसमें जो दिया हुआ है 141वां दिया हुआ है सेकंड में। ठीक है, नई दिल्ली और मुंबई को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 में 141वां स्थान मिला है, तो ये सही है। जिनेवा विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है क्या? तो देखो ये गलत है, इसमें जिनेवा नहीं है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर है, और ये डेन्यूब नदी के किनारे है, तो पहला इसमें इस वजह से गलत हो जाता है। देखो भारत का चेन्नई और है, इसमें चेन्नई 144वें स्थान पर रहा है, बेंगलुरु 148वें पर, 141 पर रहे हैं दिल्ली और मुंबई, तो इसमें दूसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा कृषक उपहार योजना की शुरुआत की गई है? महत्वपूर्ण योजना है कृषक उपहार योजना। इसकी शुरुआत हुई है 23 दिसंबर 2023 को, 23 दिसंबर 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। और कहाँ से? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है कृषक उपहार योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं चौधरी चरण सिंह, उनकी जयंती पर 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जाती है, तो उसी के उपलक्ष्य में की गई है। और देखो इस योजना के तहत देखोगे आप, इस योजना के तहत देखोगे आप तो मुख्यमंत्री ने 51 किसानों को ट्रैक्टर बांटकर और पूर्व में जो प्रधानमंत्री बने उनको श्रद्धांजलि दी है। और इस योजना से किसानों को कृषि कार्य करने के लिए संसाधनों को बढ़ावा मिलेगा, इससे संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है ये। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का शुभारंभ किया है? किस सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का शुभारंभ? तो देखो इसका भी सही जवाब उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ने ही ये शुरू किया है, यानी राज्य की पहली इंस्टा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा है, ये इस उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। देखो उत्तर प्रदेश में हेलीकॉप्टर सेवा आगरा के बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ती है। ठीक है, याद रखना, जो हेलीकॉप्टर सेवा है आगरा के बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व जो प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जयंती पर बटेश्वर गांव में कई परियोजनाओं की भी शुरुआत की है, और बटेश्वर गांव में एक प्रसिद्ध हेलीपैड की भी सुविधा स्थापित की गई है। आगे देखो आज का लास्ट क्वेश्चन, बजट 2024-25 के अनुसार सरकार ने नैनो यूरिया के बाद किस उर्वरक को सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रयोग करने का फैसला किया है? नैनो यूरिया के बाद किस उर्वरक को सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रयोग करने का फैसला किया है? नैनो जैव उर्वरक, नैनो DAP, केवल प्राथमिक खाद, केवल वर्मी कंपोस्ट? बताओ। देखो बजट 2024-25 में देखोगे आप तो भारत सरकार ने जो नैनो यूरिया है इसके सफलतापूर्वक अपनाए जाने के बाद देखोगे तो आप नैनो DAP को सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में प्रयोग करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बताओ कौन सा होगा आपके हिसाब से? क्या नैनो DAP हो जाएगा या प्राकृतिक खाद हो जाएगा? तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा नैनो DAP, ऑप्शन बी। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरह से ये आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कंप्लीट होता है। कल मिलेंगे फिर अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक पढ़ते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर दो, हंसते खेलते कूदते मुस्कुराते रहो। बाय।